एक करोड़पति लड़का जो एक बहुत बड़े बंगले में रहा करता है, उसमें 2 से 3 नौकर काम किया करते हैं और उन्हीं में से एक नौकरानी भी होती है जो कि पिछले 6 महीने से यहाँ पर काम कर रही है। सुबह सुबह वह करोड़पति लड़का अपनी दाढ़ी को क्लीन शेव करता है, एक फटी पुरानी कमीज पहनता है और अपने हाथ में एक झोला पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद वहां पर वो नौकरानी आती है जिसकी उम्र फिलहाल 22 साल थी और वह पिछले 6 महीने से यहाँ पर काम कर रही है। और जैसे ही वो नौकरानी यहाँ पर मालिक को इस रूप में देखती है तो एकदम से देखते ही उसकी आंखें टपकने लगती हैं और वह फूट फूट कर रो कर मालिक से माफी मांगने लगती है। आखिर क्या कारण था जो नौकरानी मालिक को ऐसा देखकर उससे माफी मांग रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम है दीपक। दीपक के घर में उसके माता पिता हैं। पिता उसके मजदूर हैं, मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते हैं और वो लोग एक किराए के घर में रहा करते हैं। दीपक ने अपनी स्कूली पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली है और उसके बाद अब उसे नौकरी चाहिए जिससे वो अपने परिवार को आर्थिक मदद दे सके और परिवार को अच्छी तरह से सर्वाइव कराने में मदद कर सके। यही सोचकर दीपक इधर उधर काम के लिए घूमता है और जब भी उसे टाइम मिला करता तो वह घर के काम में घर वालों का हाथ भी बटाया करता है। परिवार के अंदर बड़ा ही प्यार था, माता पिता बच्चे से प्यार किया करते थे और दीपक भी अपने माता पिता की इज्जत किया करता। इसी वजह से वह सोच रहा था कि कैसे भी करके कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए जिससे माता पिता को सहारा मिलने लगे और समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे। तभी एक दिन अचानक से जब दीपक मार्केट जाता है सब्जियां लेने के लिए, अपने घर से थैला ले गया था और सब्जी मंडी से वो लोग सब्जियां खरीदा करते थे और वो भी शाम के समय, क्योंकि शाम के समय सब्जियां अक्सर सब्जी मंडी में मंदी मिला करती हैं। सभी को पता है कि सब्जियां ज्यादा दिन तो नहीं चलेंगी, अब इन्हें अकड़ेमंद रेट पर बेचकर कम से कम पैसा तो निकाल लिया जाना चाहिए। इसी वजह से दीपक शाम के समय मंडी में जाता है और वहां पर भी मोल भाव करके कुछ सब्जियां खरीद कर अपने घर के लिए चल देता है। सब्जी मंडी से जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक चौराहा पड़ता है, तो दीपक पैदल पैदल उस चौराहे को क्रॉस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की जो कि स्कूटी पर बैठी हुई थी वह एकदम से आकर दीपक से टकरा जाती है। अब जैसे ही वो दीपक से टकराती है तो उसके बाद दीपक उससे कहने लगता है कि मैम साहब थोड़ा देख के चलिए, हम लोग गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमें रौंद कर चले जाओगे। लेकिन तभी जो लड़की होती है वो एकदम से अपनी अमीरी का दोष जमाती है और कहती है कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हो और तुम्हें ही देखकर चलना चाहिए, जब मेरी स्कूटी आ रही थी तो तुम रोड को क्रॉस क्यों कर रहे थे। हालांकि उस लड़की की स्कूटी काफी ज्यादा तेज थी और गलती उसी की होने वाली थी, लेकिन यहां पर जब दीपक उसका अपोज करता है तो एकदम से लड़की उसे बुरी तरह से धमकाने लगती है और गरीब गरीब कहकर उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत करने लगती है। कुछ लोग जब इस बात को सुनते हैं कि एक लड़की से एक लड़का बहस कर रहा है तो उसके बाद वो लोग वहां पर आ जाते हैं और उल्टा दीपक पर ही चढ़ बैठते हैं और उससे हाथापाई कर देते हैं। दीपक का सब्जियों का थैला भी वहां पर गिर गया था और इसके बाद जो वो लड़की होती है वहां से अपनी स्कूटी को लेकर आराम से निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन यह बात दीपक के दिल में घर कर जाती है और वह बार बार इस बात को सोचता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। जैसे तैसे वो बची कुछ सब्जियों को उस थैले में रखता है और घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद जब बच्चे की ऐसी हालत देखते हैं माता पिता, क्योंकि उसकी कमीज भी थोड़ी सी फट गई थी आपाताई में, और इसके बाद उससे पूछने लगते हैं कि बेटा ये सब कुछ कैसे हुआ, तो दीपक रोते हुए अपने माता पिता को पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि माँ, क्या गरीब होना कोई गुनाह है? हम लोग गरीब हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? वो तो ऊपर वाले ने हमें कोई ऐसा साधन नहीं दिया जिससे हम अच्छे से पैसे कमा सकें, वरना हम ना तो कोई गलत काम करते हैं और ना ही घर पर खाली बैठे रहा करते हैं। जितना हमारे भाग्य में है उतना ही तो हमें मिला है, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? तभी जो माँ होती है वह उसकी इस बात को समझ जाती है और अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगती है कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है और वो अपने आप तेरे साथ न्याय करेगा। लेकिन तभी जो दीपक होता है वह सोचने लगता है कि मैं अब गरीब नहीं रहूंगा, क्योंकि काफी दिन हो गए, माता पिता तो गरीबी में जी ही रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है। यह बात सोचते हुए वह आराम करने के लिए चला जाता है और पूरी रात भर इसी बात पर विचार विमर्श करता है। वह अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को देखता है जिस वजह से वो गरीब है और इसी वजह से वह ठानता है कि अब वह गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगा, वह दिन रात एक करके मेहनत करेगा, कम से कम उनके पास एक गाड़ी तो हो, इतना तो वो पैसा कमा कर रहेगा। यही सोचकर दूसरे दिन सुबह सुबह वह नई उम्मीदों के साथ उठता है और उठने के बाद अपने माता पिता के पास आकर उनसे कहने लगता है कि माँ बाबूजी अब बहुत हो गया, अब मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीऊंगा और मुझे कुछ ना कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है। माता पिता उससे कहने लगते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या कारण है जो तुझे सब बनना है? तो वो कहने लगता है कि माँ कारण कुछ भी नहीं है, रात की बात थी, उसी की वजह से मुझे अब लग रहा है कि हमें अच्छी तरह से पैसे कमाने चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात एक करनी पड़े, और मैं आज से ही घर को छोड़ रहा हूँ। पिताजी मेहनत मजदूरी किया करते हैं, उससे तुम
तुम घर को चला लेना और मुझे लगभग 4 से 5 साल दे दो, उसके बाद देखना तुम मैं क्या करता हूँ। यह बात सोचकर जो माता पिता होते हैं पहले तो उसे रोकते हैं, लेकिन बेटा ठान चुका था कि उसे कुछ करना है और वो मेहनत करना चाहता है, तो पिता भी कह देते कि ठीक है बेटा, अगर इतना ही तेरे मन में आ रहा है तो बेशक से तू जी खोलकर मेहनत कर और यहाँ पर घर को मैं संभाल लूंगा, अपनी जिंदगी में सफल होने की कोशिश कर। यह बात कहकर माता पिता बेटे को घर से भेज देते हैं और दीपक दिल्ली के अंदर ही अपने घर पर न रहकर दूसरे एरिया में जाता है और वहां पर काम करने लगता है। वह दिल्ली के सदर बाजार में आ जाता है और वहीं पर अपने लिए काम ढूंढने लगता है। काम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह एक साथ कई काम करना चाहता है क्योंकि उसे अपना कोई काम करना है। यही बात सोचकर जो दीपक होता है वहां के एक होटल पर जाता है और होटल पर अपने लिए काम मांगने लगता है, लेकिन होटल वाले उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं और दीपक को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी चीज का, तो इसी वजह से वो उसे भगा देते हैं। ऐसे में घूमते घूमते बाहर मेन रोड पर आ जाता है और वहां पर आने के बाद उसे एक और होटल दिखाई देता है और वहां पर भी जाकर वह अपने लिए काम मांगता है, लेकिन यहाँ का भी जो मैनेजर होता है वह उसे मना कर देता है और इसके बाद जो दीपक होता है मायूस होकर वहां से वापस लौटने लगता है। लेकिन उसी समय उस होटल का जो मालिक होता है वह उस होटल को देखने के लिए आया था और जैसे वो दीपक को मायूसी शक्ल के साथ बाहर निकलते हुए देखता है तो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ भाई, क्या तुम्हें इन लोगों ने खाना नहीं दिया? क्योंकि मालिक की नीति थी कि अगर यहाँ पर कोई गरीब आदमी बिना पैसों के खाना खाने के लिए आए तो उसे खाने से मना नहीं करना है, उसे खाना दे देना है। क्योंकि जिंदगी में कई तरह के ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिनके लिए इंसान को थोड़ा सा रहमदिल होना चाहिए। इसी वजह से मालिक ये समझ रहा था कि इस व्यक्ति को खाना नहीं मिला है और इन लोगों ने इसे वापस भेज दिया है और ये लोग मेरी बात का पालन नहीं कर रहे। तो दीपक कहने लगता है कि साहब कुछ नहीं, काम के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। इस बात को सुनकर मालिक कहने लगता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, काम तुम क्या कर सकते हो? तो वो कहने लगता है कि मालिक जो आप कहोगे वो मैं काम कर दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, पहले वैसा काम करने की कोशिश करो जैसे कि प्लेट साफ करना और साथ में कपड़ा मारना, साफ सफाई रखना, और उसके बाद देखते हैं तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो तुम्हें भी दिला देंगे। इस बात को सुनकर दीपक एकदम से खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी उस होटल में काम करने के लिए तैयार हो गया था। इसके बाद मालिक मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि हाँ भाई, इसे काम पर रख लो, ये मेरा जानने वाला है। इसके बाद जो मैनेजर होता है उसे काम पर रख लेता है क्योंकि मालिक का कहना था और मालिक के कहने को वह टाल कह सकता है। और साथ में यहाँ पर अब दीपक साफ सफाई किया करता होटल की और साथ में दिन भर बर्तन साफ किया करता। रात के समय जब सोने का समय हुआ करता तो दीपक ने अपने लिए एक चौकीदार की नौकरी कर ली थी और उस नौकरी को करके वह अपना समय बिता रहा था। वह एक एटीएम पर चौकीदारी किया करता और दिन के समय में होटल में काम किया करता। अब तभी एक दिन जो उस होटल का मालिक होता है वह घूमते घूमते उस एटीएम के पास से निकल रहा था रात के समय और वहां पर उसे दीपक वॉचमैन की वर्दी में बैठा हुआ मिल जाता है। अब इसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि दिन भर यह प्लेटों को साफ किया करता है और वो होटल काफी बड़ा था जिसके अंदर दीपक काम कर रहा था और वहां पर ढेर सारे बर्तन आया करते थे और काफी सारा काम करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी यह व्यक्ति रात में आराम नहीं करता है और रात के समय यहां पर गार्ड की नौकरी कर रहा है। यह बात देखकर मालिक को उसको हौसला बड़ा ही अच्छा लगता है और उसके बाद वह दूसरे दिन फिर से उसी होटल में आता है जहां पर वह दीपक काम किया करता था। वहां पर जाने के बाद वह दीपक को बुलाता है और बुलाने के बाद पूछने लगता है कि भाई, रात के समय मैंने तुम्हें चौकीदारी करते हुए देखा था, क्या तुम चौकीदारी भी किया करते हो? तो उसके बाद दीपक कहता है कि हाँ साहब, मैं चौकीदारी किया करता हूं। यह बात सुनकर मालिक समझ जाता है कि बच्चा कामयाब होना चाहता है और उसके लिए ही जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन जिस तरह से वो मेहनत कर रहा था उससे तो उसे काफी समय लग जाता और इसी वजह से जो मालिक होता है उसकी मदद करने का फैसला करता है। अब तक दीपक की जो रिपोर्ट होटल के अंदर थी वो काफी ज्यादा ईमानदारी की थी क्योंकि कहीं भी कोई भी वर्कर अगर उकचुक बात किया करता तो वह सीधा मैनेजर को बता दिया करता और होटल के अंदर अब नुकसान होने कम हो गए थे। जब मालिक इन सभी रिपोर्टों को देखता है तो वो कहता है कि ठीक है भाई, आज के बाद तू ऐसा कर, कैश को संभालना है तुझे और अच्छे से हिसाब किताब रखना। अब दीपक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर एकदम से थोड़ा सा घबरा तो जाता है, लेकिन मालिक उसे हौसला देता है और कहता है कि मुझे पता है तेरे अंदर कोई आग जली है, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए तुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और यहां पर तुम्हें उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसके बाद जो दीपक होता है खुशी खुशी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और लगभग 6 महीने वहां पर कैशियर का काम करने के बाद मालिक को वो इतना पसंद आता है कि उसके बाद वह उसे डायरेक्ट वहां का मैनेजर बना देता है। दीपक मैनेजर बनकर यहां पर काम करने लगा था और इसके बाद जो दीपक होता है उस होटल से और भी ज्यादा मुनाफा कमाकर मालिक को देने लगता है और ये बात उसे और भी ज्यादा अच्छी लगती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन मालिक शाम के समय अपने बंगले पर बैठा हुआ
था और तभी वह दीपक के पास फोन करता है और उसे अपने पास बुलाता है। इसके बाद जो दीपक होता है वो होटल का मैनेजर था और वैसे भी वो हिसाब किताब देने के लिए मालिक के पास ही चला जाया करता था, क्योंकि फिलहाल उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और उसका जो लड़का था वह उसके धंधे को संभालने के लिए तैयार नहीं था। वह तो अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जी रहा था और बिल्कुल भी अपने पिता के कहे को नहीं माना करता था। दीपक वहां पर जाता है मालिक के पास और मालिक से पूछने लगता है कि बताओ मालिक, आपको क्या जरूरत है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि बेटा, जरूरत मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं जिस चीज के तुम लायक हो। तो उसके बाद दीपक कहने लगता है कि मालिक, आप क्या देना चाहते हो। तो उसके बाद मालिक कहने लगता है कि बेटा, मेरा एक सदर बाजार में कॉस्मेटिक की बहुत बड़ी शॉप है और उस शॉप को मैं तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और उस बेटे से मैंने कई बार कह लिया कि अपने धंधे को संभाल ले, लेकिन वो संभालने को राजी नहीं है। वो तो इधर उधर मस्ती किया करता है और उसकी मस्ती में कब तक वो दुकान चलेगी। मैं चाहता हूं कि तू उस कॉस्मेटिक की शॉप को खुद बैठकर संभाल ले और इस होटल को चलाकर लगातार मेरे परिवार को पैसा देता रहे, ताकि उनकी जिंदगी मेरे बाद भी अच्छी तरह से चलती रहे और वो अपने जीवन में कभी भी पैसों की कमी का सामना ना करे। अब इस बात को सुनकर दीपक को हैरानी होती है और वो सोचने लगता है कि मालिक ये काम किसी वर्कर से भी तो करवा सकते हैं और उनका बेटा पैसे तो ले ही सकता है। तो वह मालिक से पूछने लगता है कि मालिक, ऐसा तो आप पैसों से भी करवा सकते हो किसी वर्कर को रखकर। तो मालिक कहने लगता है कि बेटा, जितना ईमानदार तू है, इतना ईमानदार वर्कर मिलना आज के समय में बड़ा ही मुश्किल है और इसी वजह से वो शॉप मेरी काफी ज्यादा घाटे में चल रही है और तू मेहनत से उसे रंग पर ले आएगा और इस होटल को भी अच्छी तरह से तूने ही चलाया है। तो इसी वजह से मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। तुम्हें ये मेरे दोनों के दोनों धंधे खड़ा करके रखने हैं और उसमें से तुम पैसे कमाओगे उनको अपने पास रख लेना और होटल में से जो पैसा कमेगा उसे मेरे परिवार को दे देना, क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहा करती है, न जाने किस दिन ऊपर वाला अपने पास बुला ले। इसके बाद दीपक मालिक से वादा करता है और कहता है कि मालिक, आप चिंता मत करो, आप रहो या ना रहो, उस होटल के पैसे आप पर आते रहेंगे और साथ में उस कॉस्मेटिक की दुकान को चलाकर मैं अपना मेहनताना निकालता रहूंगा। इस बात को कहकर दीपक वहां से चला जाता है और दूसरे दिन उस कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंच जाता है। दुकान का बड़ा ही बुरा हाल था, ज्यादातर जितना भी माल था वो सारा के सारा एक्सपायर था। इसके बाद दीपक अपने दम पर उस दुकान को चलाना स्टार्ट करता है और वहां पर भी और होटल पर भी दोनों जगह काम किया करता है। उसने एक और ईमानदार आदमी ढूंढा था जो उसके लिए होटल पर काम कर सके और साथ में खुद और कॉस्मेटिक की दुकान पर गौर देकर उसे उन्नतियों तक पहुंचाता है। दोनों जगह को वो देख रहा था और धीरे धीरे अब दीपक को अपने घर को छोड़े हुए लगभग 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल में दीपक ने इतनी तरक्की हासिल कर ली थी उस कॉस्मेटिक की दुकान से कि उसका खुद का एक बंगला था, जिस बंगले के अंदर वो अपने माता पिता को भी ले आया था और वहीं पर अपने साथ रखा करता था। उसके घर पर 2 नौकर भी काम किया करते थे, जिसमें से एक महिला थी और एक पुरुष था, क्योंकि पुरुष तो बाहर के कामों को देख लिया करता था, जैसे फिटिंग कराना या बिजली का कोई काम है या गार्डन की सफाई करना। महिला घर के काम में उसकी मां का हाथ बटा दिया करती और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। दीपक ने उस कॉस्मेटिक की दुकान पर इतनी मेहनत की थी कि पूरे देश से लोग उसे जानने लगे थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी व्यक्ति अपनी दुकानों के लिए खरीदारी करने के लिए आया करता, वहां पर दीपक उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दिया करता और अच्छी तरह से उनसे बात किया करता। अब दीपक के जो पिता हैं वह कॉस्मेटिक की दुकान पर उसको सहारा दिया करते हैं गल्ला संभालने में। ऊपर से उसने अच्छे अच्छे वर्करों को वहां पर रख रखा है जो कोई भी परेशानी उसे नहीं देते हैं। दीपक के जो मालिक होते हैं जिन्होंने उसको सहारा दिया है, उनकी तबीयत अब काफी ज्यादा खराब रहने लगी है और वो बिल्कुल बिस्तर में टिक गए हैं। दीपक साथ में दोनों धंधों को देखने के साथ साथ उस मालिक का भी ध्यान दिया करता है और जब भी कभी उसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जाना पड़ता है या कोई भी उसे मदद चाहिए होती है तो दीपक वहां पर हाजिर रहता है और पूरा के पूरा हिसाब उस मालिक को जाकर दिया करता है। मालिक बिना गिने उन पैसों को अपने पास रख लिया करता है और यहाँ पर जो दीपक है वो उनके विश्वास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ता है। अब तभी एक दिन शाम के समय जब पूरा परिवार यानी कि माता पिता और दीपक हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तो उसी दौरान उनके दरवाजे की दस्तक होती है और इसके बाद जो नौकरानी होती है वह जाकर दरवाजा खोलती है। सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिस लड़की की आंखों में आंसू थे और वह यहाँ पर अपने लिए काम मांगने के लिए आई थी। इसके बाद जो नौकरानी होती है वह दीपक को बुलाती है और दीपक आकर जैसे उस लड़की को देखता है तो पूरी तरह से हैरान खड़ा रह जाता है, क्योंकि सामने जो लड़की थी वह वही थी जिसने किसी दिन दीपक को गरीब कहकर लोगों से पिटवा दिया था और पूरी ऐंठ में वहां से अपनी स्कूटी लेकर चली गई थी। इसके बाद दीपक उस बात को उसे जाहिर नहीं होने देता है, क्योंकि सामने वाली लड़की ने दीपक को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था, क्योंकि उसकी तो थोड़ी सी मुलाकात थी, लेकिन दीपक के दिल में यह बात बैठ गई थी तो इसी वजह से उसे उसका चेहरा अच्छी तरह से याद था। इन बातों को 4 साल तो हो गए थे, लेकिन दीपक के सामने पूरा के पूरा दृश्य एक वीडियो फुटेज की तरह घूम जाता है और उसे सब कुछ याद हो जाता है। वह पूछने लगता है कि हाँ बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हो और क्या चाहिए आपको। इसके बाद वह लड़की रोते हुए उनसे कहने लगती है कि साहब मुझे काम करना है, आपके
घर में कोई भी काम हो मुझे काम दे दीजिए, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उनके इलाज के लिए मुझे पैसे जरूर से चाहिए। इस बात को सुनकर दीपक थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर दीपक के माता पिता कहने लगते हैं कि बेटा हमारे घर में इतना काम कहाँ है, मैं कर लिया करती हूँ और साथ में नौकरानी कर लिया करती है, तो इसे क्यों रख रहा है। तो वो कहने लगता है कि माँ कोई बात नहीं, ये बेचारी परेशान है और इसे काम की जरूरत है क्योंकि इसकी माँ की तबीयत खराब है। अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, इसी वजह से मैंने इसे काम दे दिया। इसके बाद जो माँ होती है वह भी उसकी इस बात से सहमत होती है और अपने बेटे को देखकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है कि हमारे बेटे के अंदर दया भावना भी वास किया करती है और अमीरों की तरह नहीं है। लेकिन माता पिता को अभी तक ये नहीं पता था कि ये वही लड़की है जिसके बारे में उतने दिनों पहले उसके बेटे ने बताया था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 6 महीने तक वो लड़की वहां पर काम करती है और इन 6 महीने के अंदर दीपक ने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता कर लिया था कि क्या हुआ और किस वजह से वो यहाँ पर काम मांगने के लिए आई है और पहले वो कहाँ रहा करती थी। दरअसल इस लड़की का नाम था रश्मि और रश्मि के जो पिता थे वो बहुत अच्छी प्राइवेट नौकरी किया करते थे, जिससे अच्छा खासा रुपया पैसा वो कमाया करते थे। लेकिन तभी एक दिन नौकरी पर जाते समय पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसके बाद परिवार पूरी तरह से अकेला रह गया था, बेसहारा रह गया था। कुछ दिनों तक तो वो अपनी जिंदगी को ऐसे इधर उधर छोटा मोटा काम करके बिता रहे थे माँ बेटी, लेकिन तभी अचानक से माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद घर के सुख सुविधाओं के सामान भी बिचने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनसे भी पूर्ति नहीं पड़ती क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी और उसको दिखाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। इसके बाद वो लोग अपने घर को भी बेच देते हैं और माँ बेटी अब पूरी तरह से बेघर हो गए थे। वह एक किराए के छोटे से कमरे में रहा करते थे और पूरी के पूरी रश्मि की जो अमीरी थी वह धरी के धरी रह गई थी और वह अब गरीबों की तरह अपना समय व्यतीत कर रही थी। माँ की तबीयत को खराब होते हुए देखकर रश्मि इधर उधर काम ढूंढने लगती है और ढूंढती ढूंढती दीपक के घर पर आ जाती है। अब दीपक ने उसे वहां पर काम दिया था ताकि वह अपना बदला ले सके, लेकिन यहाँ पर रश्मि की पूरी कहानी को समझने के बाद दीपक का पूरा के पूरा जो बदला लेने का मन था वह खत्म हो गया था और वह उस पर तरस खाने लगा था। सोच रहा था कि इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ऊपर वाले ने इसके साथ डबल कर दिया है और इसे अब मैं क्या ही कहूं, क्योंकि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। लेकिन फिर वो सोचता कि इसे एक बार एहसास तो करा देना चाहिए कि इसने मेरे साथ ही वो किया था और आज टाइम ऐसा बदल गया है कि जिसको एक गरीब और फटीचर कह रही थी उसके घर में ही ये नौकरानी का काम किया करती है। यही सोचकर दीपक एक दिन सुबह सुबह अपनी अलमारी में से उस पुरानी कमीज को निकालता है, क्योंकि उसे अपने पुराने कपड़ों से काफी ज्यादा लगाव था और वह कपड़े उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करते थे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। और इसी वजह से दीपक उस पुरानी शर्ट को पहनता है, अपनी दाढ़ी को क्लीन शेव करता है और पुराने कपड़ों को पहनकर घर में घूमने लगता है। जो नौकर नौकरानी वहीं पर रहकर काम कर रहे करते थे वह लोग इस बात को देखकर बड़े हैरान होते हैं और पूछने लगते हैं कि मालिक आप इन फटे कपड़ों को क्यों पहन रहे हो। तो वो कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतनी देर में वहां पर रश्मि आ जाती है और रश्मि जैसे ही आज दीपक को क्लीन शेव देखती है और साथ में उसी कमीज में देखती है जिस कमीज में कभी उसने उसे धमकाया था और गरीब कहकर दूर भगाया था, तो एकदम से उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह फौरन से दीपक के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने घमंड किया था, उसी घमंड की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। लेकिन दीपक को सब कुछ पता था और यहाँ पर दीपक के माता पिता को कुछ भी नहीं पता था और उन घर के नौकरों को कुछ भी नहीं पता था। वो लोग बड़े ही हैरान थे और इसी हैरानी के चलते जो दीपक की माँ होती है उससे पूछने लगती है कि बेटा क्या कारण है जो तुम अपने पुराने कपड़ों को पहन रहे हो और ये लड़की तुमसे माफी क्यों मांग रही है, क्या ये तुम्हें पहले से जाना करती थी जब तुम गरीब थे। तो उसके बाद दीपक पूरा का पूरा भेद माँ के आगे खोलता है और माँ को उसके बाद की जिंदगी के बारे में बताता है। कहता है कि माँ इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है और इसे ऊपर वाले ने काफी ज्यादा सजा दे दी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि एक बार इसे आईना तो दिखा देना चाहिए कि जिस व्यक्ति को ये गरीब कह रही थी और जिसने इसे जनता से पिटवाया था उसी के घर में आज एक नौकरानी का काम कर रही है। इसके बाद रश्मि और भी ज्यादा रोने लगती है और रोकर फिर से उससे माफी मांगने लगती है। दीपक कहता है कि रश्मि मैंने तुझे माफ कर दिया और मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था जब तेरी सारी सच्चाई मेरे सामने आई थी, लेकिन आईना दिखाना भी तुझे जरूरी था। इसके बाद रश्मि वहां पर काम करने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ये बात खाई जा रही थी कि तूने इसके साथ कितना गलत किया था और इसने तुझे बेमतलब की माफ कर दिया, ये अपना बदला लेता तो ही बढ़िया था। यही सोचकर रश्मि पूरे दिन भर काम करती रहती है और जैसे ही अब यहां से वापस जाती है तो दूसरे दिन सुबह सुबह नौकरी पर नहीं आती है। जब दीपक को यह बात पता चलती है तो वह रश्मि के घर जाता है जिस किराए के कमरे में माँ बेटी रहा करती थी। तो उसके बाद रश्मि उसे वहां पर मिल जाती है और जब दीपक उसे नौकरी पर जाने के लिए कहता है तो वह साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि दीपक मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुमने मुझे माफ करके और भी ज्यादा अपराधी बना दिया है, इससे
अच्छा तो तुम अपने बदले में या तो मुझ पर पिटाई लगवा देते या फिर मुझे नौकरी से तो निकाल ही देते। इसी वजह से मैं तुम्हारा सामना करके वहां पर काम नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद दीपक उसे समझाने लगता है और कहता है कि हम कौन होते हैं माफ करने वाला, ऊपर वाले ने तो तुम्हें इसकी सजा दे ही दी है। अब तुम ऐसा करो, अपने काम पर लौटो और कोई भी दिक्कत नहीं है। रही तुम्हारे माँ के इलाज की बात, मैं तुम्हारी माँ का इलाज खुद से करवाऊंगा और कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद दीपक अपने पैसों से उसकी माँ का इलाज करवाता है और रश्मि और उसकी माँ को अपने घर में ही रखने लगता है। रश्मि वहां पर रहते रहते दीपक के माता पिता की इतनी सेवा करती है जितना कोई अपना भी उनका नहीं कर सकता। और इसके बाद जो दीपक की माँ होती है उसे रश्मि पसंद आने लगती है और वह अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा कैसा होगा कि अगर तू रश्मि से शादी कर ले। इस बात को सुनकर दीपक पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बाद जब माता पिता इस बात के लिए फोर्स डालते हैं तो वह भी हामी भर लेता है। लेकिन वह कह देता है कि इसके लिए आपको पहले रश्मि से इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही मैं उससे शादी कर सकता हूं। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वो एक दिन मौका देखती है और मौका देखकर रश्मि से दीपक से शादी की बात कर लेती है। और इसके बाद रश्मि शर्माकर वहां से चली जाती है। शर्माने का मतलब हाँ था। और इसके बाद दीपक और रश्मि की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो दोनों आज तक भी एक अच्छा दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उसकी उस दुकान पर, जिस दुकान को उसके मालिक ने उसे दिया था, उस पर रश्मि बैठकर काम किया करती है क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और फिलहाल उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। दीपक का काम सुचारू रूप से चल रहा है और वह मालिक के घर अब भी पैसे भेजा करता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।